साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही हैं। तो हम जो मैथ में स्टार्ट की थी, तो आज हम उसी चर्चा को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीटली क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो आइए बिना टाइम खराब करे अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास में, कंसीडर द नंबर 4n, कि आप कंसीडर करें जो एक नंबर है आपके पास में 4n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, जहां पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, कि आप क्या करो, इस n की कोई भी वैल्यू पुट करो 4, ताकि 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0, ताकि जो ये 4 की पावर हम कुछ भी ऐसे पुट करें जिससे क्या हो, ये 4 0 पर ख़त्म हो जाए। हिंदी वर्जन में बात करूँ तो मैं अगर 4n पर विचार कीजिए, 4 की पावर n है उस पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मेरी आपको बताई हुई है सर, जो 1 से लेकर का आता है इन्फिनिटिव तक, 1 से लेकर अनंत तक जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक जाती है, उसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। जांच कीजिए क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n का इकाई अंक शून्य हो जाए, कि हम n की पावर ऐसी पुट करें, 4 की पावर n को ऐसा पुट करें ताकि n जो है, जो हमारा 4 है वो 0 पर ख़त्म हो जाए। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो देखो मेरी बात सुनो, 4 की पावर n कभी 0 पर ख़त्म हो सकता है क्या? जैसे पहले एक बार समझने की कोशिश करना, ये क्वेश्चन यह बोलने की कोशिश कर रहा है, देखो ये क्वेश्चन और समझने की कोशिश करना है एक बार, क्या 4 की पावर n कभी 0 पर ख़त्म हो सकती है? जैसे 10, 20, इनके लास्ट में क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 0, ये ऐसे बात पूछने की कोशिश कर रहा है। तो जवाब नहीं, कभी नहीं हो सकता। इसका जवाब क्या होगा, कभी नहीं हो सकता। क्यों? ये इसका आंसर लिखना है, आपको ये नहीं करना, ये तो केवल क्या, आपको थोड़ा क्वेश्चंस को डायरेक्शंस देने के लिए मैंने नोट किया है। इफ 4 एंड्स, इफ क्या होगा, इफ 4 की पावर n, जो भी नंबर 0 पर खत्म होता है वो 5 से कटता है। इफ 4 की पावर n एंड्स विथ 0, एंड्स विथ 0, अगर जो 4 की पावर हम कुछ भी माने, ये 4 है, अगर हम इसकी पावर क्या माने, 0 से एंड करें, तो इस n को हम कुछ भी माने, एंड्स विथ 0, कि जो भी नंबर 0 पर खत्म होता है वो 5 से कटता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा कि जो भी नंबर सर 5 की तो वो क्या कटेगा, कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 आएगा वो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। किससे कटेगा, 5 से कटेगा। देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5, देन it must be divisible by 5, then it must be divisible by 5। तो पहला पॉइंट समझ में आया, पहला पॉइंट, फर्स्ट स्टेप, कि जो भी नंबर 0 पर खत्म होगा वो 5 से कटेगा। कि इफ 4 की पावर n एंड्स विथ 0, यदि 4 की पावर n जो 0 पर एंड होगी, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5, तो वो नंबर 5 से जरूर कटेगा, 5 से जरूर कटेगा। मतलब उसके फैक्टर्स में 5 होगा, मतलब उसके फैक्टर हो गए जो भी, उसमें 5 इंक्लूड होगा, मतलब उसका जो भी फैक्टर्स होगा उसमें क्या इंक्लूड होगा, 5 इंक्लूड होगा, मतलब उसका जो भी फैक्टर्स होगा उसमें क्या इंक्लूड होगा, 5 इंक्लूड होगा। डैट मीन्स इट्स फैक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, डैट मीन्स इट्स फैक्टर्स, that means its factors must include 5, must include 5। अब फैक्टर्स मैंने आपको बता दिया था, फैक्टराइजेशन, ठीक है।
यानी कि पहली बात तो क्या बोल रहा है कि जो भी नंबर 0 पर ख़त्म होता है वो 5 से कटता है। ये बात सर आपने सही बता दी कि इफ़ 4n ends with 0, यदि 4n 0 के साथ एंड होगा देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5, तो वो किससे कटेगा सर? वो 5 से कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? फैक्टर्स में उसके जो भी फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स का मतलब समझते हो? जैसे कि ये 10 है, 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × 5, ठीक है। ये 25 इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 5 × 5। तो ये क्या बोल रहा है कि 4 की पावर जो n है, ठीक है, उसका मतलब उसके फैक्टर्स जो भी होंगे उसमें क्या होना चाहिए? 5 भी होगा। उसमें क्या होगा? 5 भी होगा। लेकिन जो 4 की पावर n है, लेकिन जो 4 की पावर n है, 4 की पावर n है, तो इसका मतलब क्या है? 4 की पावर n, अगर मैं यहाँ लिखूँ आपके सामने, अगर 4 की पावर मानो 2 मान लो, 8 मान लो, कुछ भी मान लो, सबसे पहले 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 2। 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर। तो पावर जब क्या हो? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 4। ठीक है, समझ लो मेरी बात? ठीक है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 4 की पावर n को ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई n, यानी कि 2 की पावर 2n। तो ये देखो, लेकिन 4 की पावर जो n है बराबर इसमें क्या आ रहा है? ओनली 2 मल्टीप्लाई ऐसे आता जाएगा। क्या कहीं पर भी ये नंबर आपको 0 पर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है? आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, 0 आएगा ही नहीं, 0 आएगा ही नहीं। इसमें सिर्फ 2 है, 5 तो कहीं देखने को ही नहीं है, 5 है ही नहीं। लेकिन 4 की पावर जो n है उसमें क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2, इसमें सिर्फ 2 ही है, 5 तो देखने को ही नहीं है। इट हैज़ ओनली 2s, इट हैज़ ओनली 2s। ये क्या केवल 2 रखता है, इसमें केवल क्या है? 2 है। देयर इज नो 5 एट ऑल, देयर इज नो 5 एट ऑल। और इस पूरी संख्या में कहीं पर भी हमें 5 देखने को नहीं मिलेगा। तो कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट्स हो गए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा क्या है, डेटा वाला मतलब इसमें सोल्व करने वाली चीज़ें नहीं है, याद करने वाली चीज़ें हैं मोस्टली चीज़ें, कि जो भी नंबर 0 पर ख़त्म होता है सर वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 5। इफ 4n ends with 0 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5, कि सर 4 से जो भी नंबर 5 से करता है वो उसी में 0 आता है। सीधी बात याद रखो। फिर इसका मतलब सर उसके फैक्टर्स में भी 5 होगा। उसका मतलब क्या है कि सर इट मीन्स इट्स फैक्टर्स मस्ट इंक्लूड 5, कि सर उसके फैक्टर्स में 5 इंक्लूड होगा। लेकिन बट 4n में क्या आता है? 2 मल्टीप्लाई 2 ही आता है। इट हैज़ ओनली 2s, देयर इज नो 5 एट ऑल। इस पूरे में 5 कहीं पर भी नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम बोलता है कि जो आपने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी है, बोलता है हर नंबर का फ्रैक्शनाइजेशन, ठीक है, या गुणनखंड, फ्रैक्शनाइजेशन को क्या लिखोगे? गुणनखंड, एक ही तरह का ही होता है, यूनिक होता है। द फंडामेंटल थ्योरम सेज, द फंडामेंटल, ये तो लिख लोगे, द फंडामेंटल थ्योरम सेज, इंग्लिश मीडियम वाले, द फंडामेंटल थ्योरम सेज क्या बोलती है? द फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी नंबर, द factorization of every number is unique। कि सर फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है कि जो भी फैक्टराइजेशन होता है एवरी नंबर का, किसी भी नंबर का जो फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है, एक ही होता है, उसके अलावा कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। जैसे कि आपने फैक्टराइजेशन करे अपन 12 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 3, या इसके अलावा इसमें 1 और लिखो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये इसका यूनिक फैक्टराइजेशन हो गया, इसके अलावा इसका कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। तो फंडामेंटल थ्योरम बोलता है कि हर नंबर का फैक्टराइजेशन एक ही तरीके का होता है, कि द फंडामेंटल थ्योरम
says the factorization of every number is unique. इसलिए so 4n में 4 की पावर जो n है उसमें 5 कभी भी नहीं आ सकता। 4 की जो पावर 5 है, therefore 5 can never, so 5 can never, तो 5 तो कभी भी नहीं आ सकता। 5 can never appears in 4 की पावर n, appears in 4 की पावर n। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है एक तो ये बात समझ में आई। इसलिए so 5 can never appears in 4n, तो 5 आपको कभी नहीं दिखेगा कहाँ पर, 4 की पावर n। तो एक बार दोबारा देखो, ये 5 पॉइंट्स है, इनको आप याद कर लेना, ठीक है। याद क्या करोगे, चीज़ों को समझना भी। पहले बात तो कि हमें ये क्या बोला था कि जो 4 की पावर n है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझना। अब यहाँ से एक बार पूरा जो मैंने लिख तो दिया डेटा कि n की हम कोई ऐसी वैल्यू रखे, कोई ऐसा नेचुरल नंबर रखे जिससे 4 0 पर ख़त्म हो सकता है। तो हमने बोला सर कि 4 की पावर जो भी 0 पर ख़त्म होगा, कि जो भी नंबर सर 0 पर ख़त्म होता है, ठीक है, वो किससे डिविजिबल होता है, 5 से। कि इफ 4 ends with 0 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि उसके फैक्टर्स में भी 5 होना चाहिए। उसका मतलब क्या हुआ, उसके फैक्टर्स में भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। दैट मीन्स इट फैक्टर्स मस्ट इंक्लूड 5। फिर लेकिन 4n में तो सर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ही आता है सर, उसमें कहीं पर भी 5 देखने को ही नहीं मिलता, 5 देखने को नहीं मिलता। इट हैज़ ओनली 2, देयर इज नो 5 एट ऑल। फिर फंडामेंटल थ्योरम, तो सर हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या बोलती है कि फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी नंबर इज यूनिक। कि सर जो एवरी नंबर का जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। कि सर जो भी किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन होता है वो सर एक ही तरीके का होता है। इसलिए 4n में कभी भी 5 नहीं आ सकता, 4 की पावर n में कभी भी 5 नहीं आ सकता। 5 कैन नेवर अपीयर्स इन 4 फाइनल। 5n कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। ये आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। ऐसा ही ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, इसको करके दिखाओ। देखिए आपको दे रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन करने को, ठीक है, आप करके दिखाओ। देखिए मेरे को ये क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके लिए है, ठीक है। देखो इसको पढ़ो पहले, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्या बोल रहा है ये, शो दैट 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कि दर्शाइए कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n का इकाई का अंक शून्य नहीं आ सकता। 6 की पावर n का प्राकृत अंक शून्य नहीं आ सकता। दर्शाइए कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6n का इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता। तो देखो सबसे पहले इफ 6n ends with 0, तो देखो लिखना स्टार्ट करें सॉल्यूशन। इफ पॉइंट 1 6 की पावर n ends with 0, कि सर यदि जो 6 की पावर n है वो 0 से डिविजिबल होगी 0, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 10। देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 10। देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 10। कि सर ये क्या बोल रहा है, इफ 6 की पावर n एंड विथ 0, यदि 6 की पावर जो n रखेंगे हम वो 0 से खत्म होगी, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 10। तो वो सर किससे डिविजिबल होगी, 10 से भी डिविजिबल होगी। सो द प्राइम फैक्टर ऑफ 6n, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो द
prime factor. So the prime factor of 6 की पावर n must of 6 की पावर n must be must include both 2 and 5. Must include both 2 and 5. अब जो दूसरा लाइन क्या बोली, सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द 6 की पावर n मस्ट इंक्लूड बोथ 2 and 5. कि अगर सर 6 की पावर n हम 0 लाना चाहते हैं तो सर ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 10 से. तो 10 तो क्या होता है 2 × 5. 10 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 × 5, कि सर वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए. मतलब जो उसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उस नंबर में उस फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों इंक्लूड होने चाहिए. उस फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों इंक्लूड होने चाहिए. नाउ 6 की पावर n, लेकिन हम बात करें नाउ 6 की पावर n. 6 की पावर n में क्या होगा, देखो 6 का फैक्ट, सबसे पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 × 3 होगा. 2 × 3 होगा 2 की पावर n या 2 की पावर n × 3 की पावर n. तो सर इसमें 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आ रहा. अब सर जब 5 से अपन ने पहले ही पढ़ चुके 4 की पावर n में कि सर कोई भी नंबर में अगर 0 आएगा तो उस सब नंबर में क्या आना जरूरी है, वो नंबर किससे डिविजिबल होना जरूरी है, सर वो 5 से डिविजिबल होना जरूरी है. वो नंबर किससे डिविजिबल होना जरूरी है, किससे कटना जरूरी है, 5 से डिविजिबल होना जरूरी है. किससे कर 10 द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन, 10 द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन thus the only prime in the factorization of 6n are 2 and 3. कि हमने जो भी फैक्टराइजेशन किया, ठीक है, 10 इस प्रकार ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन, जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया किसका 6n का, तो क्या आया हमारे पास में 2 and 3. हमारे पास में क्या आता है ओनली 2 and 3 बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. तो इसका मतलब देखो इसके बाद में बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic, fundamental theorem of arithmetic, every composite number has a unique prime factorization, has a unique prime फैक्टराइजेशन. अब मेरी बात सुनना, पहले मैंने क्या बताया, इफ 6n एंड्स विथ 0, यदि 6n है वो 0 पर खत्म होगा, 6 की पावर जो n है 0, दैट इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 10. वो नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए 10 से. उसका फैक्टर क्या होता है 10 का 2 × 5. फिर सो द प्राइम फैक्टर ऑफ 6n, इस प्रकार अगर मैं बात करूँ, इसलिए जो प्राइम फैक्टर है 6n के मस्ट भी इंक्लूड बोथ 2 and 5. उसमें क्या होता है 6 के जो प्राइम फैक्टर है उसमें 2 and 5 दोनों इंक्लूड होता है. नाउ 6 की पावर n 2 × 3, 2 की पावर n × 3 की पावर n, यानी कि 6 की पावर जो n आएगी उसमें क्या आएगा 2 की पावर n भी आएगी और 3 की पावर n भी आएगा. दस द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन, इस प्रकार प्राइम इन द फैक्टराइजेशन, ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6n आर 2 and 3. अगर मैं बात करूँ जो इस प्रकार क्या होगा, जो 6n का फैक्टराइजेशन होगा उसमें क्या हो गया 2 and 3. 5 तो कहीं देखने को ही नहीं मिल रहा. अब 5 देखने को नहीं मिल रहा मतलब 0 भी नहीं, 0 से भी एंड नहीं होगा, 0 से. बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अर्थमेटिक, तो हमें पता है, हम पहले पढ़ चुके कि सर फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है अर्थमेटिक की, कि किसी भी जो कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर में बता चुका था आपको कि जो भी सर कंपोजिट नंबर्स है उसके क्या होते हैं, यूनिक फैक्टराइजेशन होता है, उसका क्या होता है, यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसका क्या होता है सर, यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। सिंस 5 इज नॉट प्रेजेंट, तो यहां से देखो, यहां लिख देता हूं मैं ये लाइन, सिंस 5 इज नॉट प्रेजेंट। लेकिन हमने देखा सर यहां पर तो क्या नहीं है, 5 तो प्रेजेंट ही नहीं है। सिंस 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द फैक्टराइजेशन, इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, कि जब 6 की पावर जो n बताई आपने उसमें तो कोई भी क्या 5 तो इंक्लूड है ही नहीं। 6 की पावर जो n बताई आपने उसमें कोई भी 5 इंक्लूड नहीं है। 6n इज नॉट डिविजिबल बाई 5। तो इस प्रकार क्या हुआ सर कि जो 6 की पावर n है इज नॉट डिविजिबल बाई 5, कि जो सर 6 की पावर n है वो किससे डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है। 6 की पावर जो n है वो किससे डिविजिबल नहीं है, वो 5 से डिविजिबल नहीं है। 6 की पावर n है वो किससे डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है। हैंस 6 की पावर n कैन, लास्ट लाइन, हैंस 6 की पावर n, हैंस 6 की पावर n कैन नेवर एंड विथ, कैन नेवर एंड विथ 0 and with the digit 0 and with the digit 0। अब एक बार दोबारा देखना पूरे क्वेश्चन को, ठीक है, एक बार तो पढ़ लो कि so that 6n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। दर्शाइए कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6n का इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता। सॉल्यूशन देखो इसका, इफ 6n एंड्स विद 0, यदि 6 हिंदी मीडियम वाले, यदि जो 6n है वो 0 से खत्म होगा, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 10, तो उसका वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 10 से डिविजिबल होना चाहिए। वो किससे डिविजिबल, 10 से डिवाइड होना चाहिए, जिसके 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 5, 2 × 5, 2 और 5 उसके फैक्टर्स होते हैं। सो द प्राइम फैक्टर ऑफ 6n मस्ट इंक्लूड बोथ 2 and 5। जो प्राइम फैक्टर है 6 की पावर n के, उसमें क्या आएंगे, 2 और 5 आएंगे। नाउ 6 की पावर n 2 × 3, 2 की पावर n, 3 की पावर n, thus the only prime इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 and 2 and 3, कि इसमें क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है, ओनली 2 and 3 बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। अगर हम फंडामेंटल थ्योरम की बात करें अर्थमेटिक की, एवरी कंपोजिट नंबर हैज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, कि जो कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसका क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। सिंस 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, तो हमने देखा सर कि कहीं पर भी 6 की पावर जो n है उसमें 5 प्रेजेंट ही नहीं है, अपीयर ही नहीं है। 6 इज नॉट डिविजिबल बाई 5, तो क्या होगा सर कि 6 की पावर जो n है वो कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। जो 6 की पावर n है वो क्या होगा, इज नॉट डिविजिबल बाई 5। हैंस तो क्या होगा सर, 6 की पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0, तो 6 की पावर जो n है वो कभी भी 0 डिजिट के साथ एंड नहीं हो सकती। ठीक है, कितने पॉइंट्स पढ़े हैं पढ़ने इसमें, 5, 6, 7 ये पॉइंट आप देख लेना। इसमें आपको मैं उम्मीद करूंगा आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को आप मेरे को बता के देखिए, इसके सॉल्यूशन टाइप करके भेजना मेरे को। कितने ऐसे स्टूडेंट, ये आपके लिए खुद के लिए है, प्रैक्टिस है, या आपके एग्जाम के लिए है। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ठीक है, एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना आप घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन और है। ठीक है, इसको भी आप प्रैक्टिस करोगे खुद से। एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 2 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। मैथ में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना। ये आपको क्या करना है, चेक वेदर द 15 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 15 की पावर n का
इकाई अंक शून्य हो सकता है। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस करके बताना इसका क्या सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 6 एंड 20। आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है किसका, 6 और 20 का, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड्स के थ्रू, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के थ्रू। फिर इसके बाद में हिंदी में देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 और 20 का एलसीएम फाइंड करो। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे सर, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 6 का करते हैं सर, 6 का करेंगे तो 6 में आएगा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, फिर करते हैं सर 20 का। 20 का करेंगे तो सर किसी को नहीं आता तो देखो ऐसे, पहले 20 में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 1 जा 2, 0 का 0। फिर देखो 2 5 जा 10, फिर 5 प्राइम नंबर आ गया, ये किससे डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, 620 है ना। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो हम क्या करते हैं, अब इनको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इसको, सबसे पहले 6 को हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हमारे पास में 20 है, 20 को कैसे लिखेंगे हम, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लो पहले तो, या ठीक है, फिर 5। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्या, इनके एलसीएम और एचसीएफ की, एलसीएम और एचसीएफ की बात करें तो एलसीएम मैंने क्या बताया था आपको सर, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर की ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ये तो कंपोजिट नंबर है, ये इनके फैक्टर है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 6 और 20 से डिवाइड हो जाए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 6 और 20 से डिवाइड हो जाए। तो देखो सबसे पहले अपन इसके एलसीएम की बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, 2 कितनी बार है, एक तो 2 यहाँ पर कॉमन है और एक यहाँ पर है। तो सबसे पहले 2 कितनी बार लिखेंगे एलसीएम के लिए, एलसीएम किसका लिख रहे हैं अपन, 6 और 20 का। तो 2 कितनी बार लिखेंगे, 3 टाइम्स। ठीक है, फिर इसके बारे में बात करें सर, 3 1 टाइम है सर, 5 1 टाइम है, ये तो इसका एलसीएम हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ की बात करूं तो सर एचसीएफ बताया था आपने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो सर इसमें कॉमन कौन सा है, एक तो सर 2 है कॉमन, इन दोनों में 2 है कॉमन, 3 है क्या, नहीं है सर, ओनली क्या है, 2 है कॉमन। तो इसका एचसीएफ क्या होगा सर, 2, ओनली इसका एचसीएफ क्या होगा, 2। फिर इसके बाद देखो एलसीएम क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 का क्यूब क्या होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। इसका एलसीएम की बात करो तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 24 5 जा 120। तो ये तो क्या हो गया इसका एलसीएम और ये उसका क्या हो गया एचसीएफ। ये तो क्या हो गया उसका एलसीएम और ये एचसीएफ। तो बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में? अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता सकते हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अब क्वेश्चन अपने पास में फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हैज देयर फाइंड देयर एलसीएम। और उसके बाद में उसका क्या करना है आपको एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसके बाद उनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे 96 को। किसको लिखेंगे 96 को। 96 में देखो लास्ट में क्या आ रहा है इवन नंबर तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8 2 8 जा
16, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये तो किसका हो गया 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। फिर किसका निकालना है 401 का, 404 का, 404 का, तो लास्ट में 1 नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, तो 101 जा 1, क्योंकि 101 क्या है प्राइम नंबर है, 101 क्या है प्राइम नंबर है। फिर इसके बाद देखो HCF ऑफ दीज टू इंटीजर, तो इनका HCF देखो सबसे पहले किसका HCF देख रहे हैं अपन 96 और 404 का। देखो LCM भी निकाल सकते हैं हम इससे, लेकिन हम जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो देखो इनके LCM निकालने से पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन रखेंगे अपन क्या 96 को क्या रखेंगे 2 की पावर 2, अपन डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। लिखने को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं क्या 404 को, 404 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो क्या 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 100 की पावर 1। तो आपको क्या लेनी है स्मॉलेस्ट कॉमन पावर, स्मॉलेस्ट कॉमन पावर, वही क्या होगा इसको HCF। तो देखो इसमें कॉमन क्या क्या है सर, एक तो ये है सर, एक ये है सर, और बाइक की इसमें कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है। तो इसका HCF क्या होगा सर, HCF होगा इसका 2 मल्टीप्लाई 2 या 2 की पावर 2, 4 इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 4, ठीक है। फिर अब इसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपन, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF, रिलेशन बिटवीन, देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था रिलेशन, अब वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। ये याद करो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCM। अब हमें क्या फाइंड करना है LCM फाइंड करना है, HCF हमारे पास में आ गया। तो देखो मैंने बताया था फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर बराबर इक्वल LCM मल्टीप्लाई HCF। मैंने ये फॉर्मूला बताया था आपको HCF, सॉरी, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर तो हमारे पास में क्या है सर, फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या है हमारे पास में, इसको बोल देता हूँ मैं फर्स्ट नंबर, इसको बोल देता हूँ सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या है सर हमारे पास में 96, और सेकंड नंबर क्या है सर हमारे पास में 404। सर हमने LCF हमारे को पता नहीं है और HCF हमारे को पता है कितना है सर 4, HCF कितना है सर 4। तो अब हमें क्या फाइंड करना है सर LCM, क्या फाइंड करना है हमें LCM। तो देखो इसको चाहो तो तुम डायरेक्ट ऐसे कर लो, लेकिन तुम्हारा जो तुम करते हो मोस्टली ऐसा ही होता है, ठीक है। ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, LCM को रोक लेंगे क्योंकि ये निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे अब 4 1 जा 4, कितनी बार गया 101 मल्टीप्लाई में 96, तो ये हमारा क्या आ जाएगा LCM। अगर 96 1 जा 96 1 जा 96, ये हमारा क्या आ गया LCM। बता दो अगर पूरे क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो, पूरे क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो एक बार बता दो, ठीक है। हमने पहले क्या किया प्राइम फैक्टराइजेशन किया 96 और 404 का, तो हमारे पास में HCF निकल के आया 4। फिर हमारे को फर्स्ट नंबर दिया हुआ था 96, सेकंड नंबर दिया हुआ था 404, तो हमने क्या निकाल लिया इनका यूज करके, हमने क्या निकाल लिया LCM निकाल लिया, ठीक है प्यारे साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Find the HCF and LCM of 672 and 120 using the prime factorization method। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 6, 72 और 120 का LCM और HCF निकालिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन जो पहले कर रहे थे सॉल्यूशन करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन।
सर हम क्या करेंगे इसका, सबसे पहले क्या करेंगे सर, हमें पता है हमें इसका क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। सर प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले किसका करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सर सबसे पहले 6 का। सर 6 1 जा 6, 6 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। सर फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या है 72। 72 का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे सर, 2 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 18 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 19, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। फिर देखो क्या है 120, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ये क्या हो गया, हमने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। हमने क्या कर लिया, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम और एचसीएफ हमें अब दूसरी चीज़ों को मेथड नहीं करना, हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है किसके, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एलसीएफ और एलसीएम मेथड के थ्रू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 को 2 मल्टीप्लाई में 3, या ऐसे भी कर सकते हो 72 में तो क्या लिखोगे तुम, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। फिर मैं बात करूँ 120 क्या होगा सर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये सर हमने इसका क्या लिख दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। सर हमने इसका क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। सर सबसे पहले हम कॉमन चीज़ें ढूंढते हैं, इनमें क्या क्या कॉमन है। कोमल को मत ढूंढो नालायक को, कॉमन ठीक है। सर 2 कॉमन दिख रहा है इसमें सर, और तो 2 तो बाकी इनमें कॉमन दिख रहा नहीं, इन 2 में तो है लेकिन इसमें नहीं है। सर 3 तो है, 3। तो सर एक बात तो क्लियर हुई सर, जो इसका HCF होगा, जो सर इनका HCF होगा किसका, 672 और 120 का, सर वो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3, 2 की पावर 3 क्यों लगा रहा हूँ मैं, ठीक है 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि कॉमन हमारे पास में 2 ही है, तो क्या होगा सर इसका HCF 6 निकल के आएगा। HCF क्या आएगा, 6 निकल के आएगा। ठीक है, तो अपन क्या भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लिखना चाहे, हियर 2 and 3 आर द, क्या लिख सकेंगे, हियर 2 and 3 आर द smallest, here 2 and 3 are the smallest power of prime factor, smallest power of prime factor 2 and 3, 2 and 3। अब मेरी बात सुनो, HCF आ गया हमारा, क्यों, हियर क्या है 2 and 3 आता है स्मॉलेस्ट पावर है, 2 और 3 क्या है स्मॉलेस्ट पावर है ओ प्राइम फैक्टर 2 and 3 की। अब बात करते हैं सर अपन किसकी, LCM की। किसकी बात करेंगे सर, LCM की बात करेंगे। LCM की बात करेंगे सर 672 and 120 की। तो यहाँ पर सर सबसे पहले तो हमें क्या करना है सर, कितनी बार 2 है ये सब इंक्लूड करेंगे। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2 सर, यहाँ पर 3 टाइम्स है, यहाँ पर भी 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर, तो 2 को कितने टाइम्स लिखेंगे सर, 3 टाइम्स लिखेंगे। 2 को कितने टाइम्स लिखेंगे, 3। अब 3 कितने टाइम्स है सर, 3 2 टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 3 को भी सर 2 टाइम्स लिखेंगे। अब सर 5 कितने टाइम्स है सर, 5 1 टाइम्स है, एक बार है, तो 5 को भी लिखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा इसका HCF, ये क्या हो जाएगा इसका LCM सॉरी, ये क्या हो जाएगा इसका LCM। तो देखो 3 3 जा, ऐसे करो 2 2 जा 4, ठीक है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया,
8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36। तो इसका एलसीएम क्या निकल के आ गया 360। एलसीएम क्या निकल के आ गया 360। तो 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 आर द ग्रेटेस्ट पावर, आर द greatest power of prime factors of prime factors 2 3 and 5, 2 3 and 5। तो इसका एलसीएम लिख दोगे तुम लोग, क्या एलसीएम बराबर 360। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया कि सर हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 3 6 का 2 और 3 आया, 72 का 2 2 2 3 3 3, 120 का क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सर फिर हमने इनकी हेल्प से क्या हमारे पास में जो है क्या हियर 2 एंड 3 द स्मॉलेस्ट पावर, जो स्मॉलेस्ट पावर निकल के आई सर जो कॉमन फैक्टर था 2 और 3 उसकी, तो उससे क्या आया सर हमारे पास 2 और 3 क्या आया कॉमन फैक्टर आया, तो उससे हमारा एलसीएम एचसीएफ निकल के आया 6। फिर हमने क्या निकाला सर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1 आर द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर। जो भी हमारे प्राइम फैक्टर थे उनकी ग्रेटेस्ट पावर थी, इसके कारण जो हमारा एलसीएम निकल के आया सर वो 360 निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आपको हर एक नंबर को क्या करना है प्राइम फैक्टर्स में क्या करना है एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले आपके पास में है क्या 140, पहला क्या है आपके सामने 140। इसको क्या करना है आपको प्राइम फैक्टर्स के या गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है आपको एक्सप्रेस करना है। तो आपको पता है 140 का क्या करोगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे सर 2 2 7 जा 40, सर 2 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 5 जा 10। सर अब ये क्या आ गया सर 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 देखो 3 से डिवाइड कब होगा कि कोई भी नंबर हो उसका सम अगर 3 से डिवाइड है, जैसे कि मैं बात करूँ 3 5 एंड 4, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ। ठीक है 2 2 4 6 3। अब देखो अगर ये इतना बड़ा नंबर है, अगर ये 3 से डिविजिबल कब होगा कि सर क्या करो इसके जो यूनिट डिजिट्स है इनको जोड़ लो, इनके जो डिजिट्स है ना इनको जोड़, 2 4 6 6 6 12 12 3 15। सर 15 3 की टेबल में आता है ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो देखो 5 और 3 8 होता है, 8 3 की टेबल में नहीं होता सर, ये 3 से डिवाइड तो नहीं होगा, 4 से और नहीं सकता, तो सर 5 से डिवाइड होगा सर क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। सर तो 40 का तो जो 40 है ना उसका तो हमने क्या कर लिया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, तो 140 बराबर क्या लिख देंगे अपन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। ठीक है, सोल्व हो गया आपकी प्रॉब्लम। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन 5। देखो ये आप खुद को करना है, खुद जो मैं करवाऊंगा ना वो तो ठीक है, ये आपके लिए खुद के लिए HW। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी। ठीक है, ये थोड़ा आपको हार्ड लग रहा होगा तो मैं ये करता हूँ नंबर 4। इसको देखते हैं। अब देखो सर ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में ओड नंबर है, विषम संख्या है सर, 3 से हो नहीं सकता, 5 5 10 होते हैं सर, लास्ट में 5 है ना तो 5 से डिवाइड होगा ही। तो देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 1 जा
5। अब देखो सर 7 से क्या होगा, देखिए 7 से होगा क्या सर, 5 से हो नहीं सकता। 7 1 जा 7, 3 बच गया, 7 2 4 जा 28, 7 4 जा 2 बच गया, 7 3 हो गया, 7 से हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूँ ये किससे होगा, तो ये 3 और 1 4 4 सॉरी 11 से हो जाएगा। ये 11 1 जा 11, 11 3 जा 13, फिर देखो 13 1 जा 13, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो 11 का डिविजिबल रूल भी क्या होता है, 11 के जो अल्टरनेट नंबर होते हैं ना उनका सम इक्वल आ जाए या 0 आ जाए। जैसे कि देखो 1 और अल्टरनेट नंबर 1 और 3 क्या हो गए 4, 4 बराबर 4, 1 आ गया या 0। ठीक है, माइनस करोगे तो 0 और इक्वल करोगे तो 1 आ जाएगा दोनों साइड। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखोगे, 5 की पावर 1, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई ना बार बार लिख, 11 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। फिर इसके बाद में जो कोई ऐसा नंबर लग रहा है जो तुम्हें हार्ड लग रहा हो, चलो एक और करवा देता हूँ, एक नंबर और करवा देता हूँ मैं, वो है ये और करवा देता हूँ तुम्हें, क्या 38 25। तो सबसे पहले देखो सर ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से होता है क्या, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 सर 18 3 की टेबल में आता है तो 3 से हो जाएगा सर। ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर देखिए सर 3 की टेबल में 1 2 3, 3 7 10, 10 और 5 15 हो जाएगा सर। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 3 से होगा क्या, 6 और 5 11 होता है सर, नहीं होगा। लेकिन सर ये 5 से होगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से जरूर होगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, इसको लिख लेना आप आगे। ठीक है, इसको जो भी हो आप आगे लिख लेना। ठीक है, अब आपको होमवर्क कौन कौन से दे दिया मैंने, ये करवा दिया मैंने, ये करवा दिया, ये 2 आपको होमवर्क दे रहा हूँ। फटाफट इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे को लिख के दिखाना कमेंट बॉक्स में। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे को कमेंट बॉक्स में आप नोट करके दिखाओगे। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे को कमेंट बॉक्स में आप नोट करके दिखाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखो निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों, एक बार देखो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ो आप पहले। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर्स, वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, जांच कीजिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों संख्याओं का गुणनफल है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो देखो एक बार इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अब सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, चलो कल करेंगे अब, है ना, बचे हुए क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा हो गया। ठीक है, कल करेंगे, आज के लिए यही काफ़ी है। ठीक है, उम्मीद करूँगा आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी और चीज़ें ईजीली समझ में भी आई होगी। ठीक है, जय हिंद जय भारत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।